हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेसन प्लान एंड टीचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2020 के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर आप सीटेट 2020 देने जा रहे हैं तो आपको 2 या 3 क्वेश्चंस इसमें से या इस टाइप के आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना है। हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद में मैं अगली वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो कि आपके सीटेट 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने 8 दिसंबर 2019 को जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसका मैथ सेशन मैंने डाला हुआ है, पूरा सॉल्व करके अच्छे से समझाया हुआ है। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे क्लियर हो जाएंगी और आगे भी मैं 2018, 17 और 16 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी लेकर आऊँगी। तो जल्दी मिलते हैं उन वीडियोस में, लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो की। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। ठीक है, जिसमें आपका पहला दिया हुआ है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। मानक इकाइयों का मतलब जैसे आप स्केल है, इन सब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अमानक इकाइयों में आप समझ सकते हैं कि वो किसी धागे का यूज करते हैं, वो किसी लकड़ी की पट्टी का यूज करते हैं। तो मतलब कोई ऐसी अमानक चीज जिससे कि आप एग्जैक्ट नहीं माप सकते हैं ना। इसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका थर्ड सबसे लास्ट में आपको दे रखा है कि शिक्षार्थी मीटरी या मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो हमें जानना है कि अगर बच्चे को माप की अवधारणा यानी कि मेजरमेंट के बारे में बच्चे को बताना है तो इनमें से किस क्रम को जो बच्चा है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। सबसे पहले तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो बच्चा है पहले अवलोकन करेगा कि किसी भी जो हमारा चीज़ है, यानी मान लो कोई रेक्टेंगल है तो उसको मापना कैसे है, पहले वो उन चीज़ों के बारे में अवलोकन करेगा। तो ये सबसे पहला आपका आएगा कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। वो अपने हिसाब से देखेंगे कि इसमें ये 10 सेंटीमीटर का है या 20 सेंटीमीटर का है। उसके बाद में आपका होगा कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। पहले बच्चे क्या करेंगे कि किसी धागे का यूज़ करेंगे, ठीक है, किसी लकड़ी का एक पट्टी लिया है यानी कि एक लकड़ी की डंडी सी लिया है और उससे मापने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका होगा कि के लिए शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करेंगे, जो शिक्षार्थी हैं वो स्केल का यूज़ करेंगे, किसको, जो लंबाई को मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद में लास्ट आपका ऑप्शन होगा कि शिक्षार्थी मीटर या मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। और लास्ट में क्या होगा, जो बच्चे हैं जो मीटर या मैट्रिक इकाइयां हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आना है आपका सी, फिर आपका आएगा बी, उसके बाद में आपका ए और उसके बाद में आपका डी। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा 3 के विद्यार्थी को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। यानी कि अगर हम 3rd क्लास के बच्चे को संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझाना। या बी ऑप्शन है आपका 4 अंकों वाली संख्या के योग या अवलोकन के कौशल में प्रवणता प्राप्त कराना। सी ऑप्शन आपका है कि बड़ी संख्या को पढ़ने के कौशल में प्रवृत्ता प्राप्त कराना। या फिर डी ऑप्शन आपका है 6 अंकों का गणना कराना। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप क्लास 3rd के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या हम सिर्फ केवल 4 अंकों की संख्या के योग या फिर उसको कैसे घटाना है उसके बारे में बताएंगे, उसकी जो कौशल को विकसित करना चाहेंगे। अगर मैं बात करूं 3rd ऑप्शन की, तो आपका 3rd ऑप्शन यहाँ पर रखा है कि बड़ी संख्या को पढ़ाने के कौशल में प्रवृत्ता प्राप्त कराना। अरे जब पहले बच्चे को छोटी संख्या के बारे में नहीं पता चलेगा तो वो बड़ी संख्याओं को करना कैसे सीखेगा। अगर वो छोटी संख्याओं को कैसे उसको जोड़ना है, कैसे उसको घटाना है, कैसे उसका मल्टीप्लाई करना है, वो उन चीज़ों के बारे में सीख जाएगा तो बड़ी संख्या तो अपने आप कर लेगा। उसके बाद में मैं बात करूं सबसे 4th ऑप्शन की कि 6 अंकों तक गणना कराना। सिर्फ क्या बच्चे को हम 6 अंकों तक की गणना करना सिखा सकेंगे, ये हमारा उद्देश्य हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि क्लास 3rd के विद्यार्थी को हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाना सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें संख्याओं को सैकड़ा यानी कि दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना है, यानी कि संख्या का वो व्यवलोकन कर पाए। ठीक है, जो भी स्थानीय मान है उसके बारे में उसमें समझ आ पाए। तो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है संख्या यानी कि नंबर सिस्टम को क्लास 3rd में पढ़ाने का हमारा कौन सा है, तो फर्स्ट। यानी कि जो इन चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक चीज़ का ध्यान रखो कि पहली बात तो
ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको बहुत बड़ा सा आंसर दे रखा है तो आप समझ जाइए कि उसका जो आंसर है वही होने वाला है। और दूसरी बात में जब किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करा जा रहा है तो मोस्टली वो ऑप्शन क्या है, खुद में खुद एलिमिनेट हो जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा 3 के विद्यार्थी को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है कि जो विद्यार्थी को शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है, लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए उनमें से कौन सी सामग्री वो लेके जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि सेंटीमीटर वाला रूलर और मापने वाली टेप। उसके बाद बी ऑप्शन आपको दे रखा है कि विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर यानी फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। या सी ऑप्शन आपका नापने वाले टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। डी आपका होगा कि विभिन्न इकाइयों का संबंधित चार्ट। सबसे पहले वाला चार्ट का तो ऑप्शन होगा ही नहीं कि अगर बच्चे को आप क्लास 3 के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हो कि लंबाई को कैसे मापना है, तो उसमें आप चार्ट के द्वारा उसको समझा नहीं सकते, क्योंकि जब तक बच्चा खुद करके नहीं सीखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो खुद में खुद क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। अगर मैं बात करूँ आपके सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन आपको दे रखा है कि नापने वाले टेप जिसके एक तरफ क्या हो सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ क्या हो मीटर हो। बच्चे को पहले थोड़ा बेसिक्स के बारे में बताया जाना कि कैसे हमें किसी भी चीज़ को नापना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी भी टीचर को कि आप गए और सेंटीमीटर के हाँ ये इतना सेंटीमीटर ये इतना मीटर, अरे पहले बच्चे को एक को ये तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे चीज़ों को मापा जाता है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो भी आपका एलिमिनेट होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपके ए ऑप्शन की, तो आपका ए ऑप्शन है कि सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। यानी क्लास 3 के बच्चे को हम लोग विभिन्न इकाइयों के बारे में बताना चाहते हैं लंबाई की, यानी कि किस तरह से हम एक कोई भी लंबाई है उसको किस तरह से विभिन्न तरीकों से माप सकते हैं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, यानी कि विभिन्न तरीके की बहुत सारे क्या है आपको लंबाइयों वाले क्या है और या इकाइयों वाले जो रूलर लेके जाने हैं, और नापने वाली छड़ लेके जानी है। नापने वाली पट्टी को वास्तुकार द्वारा बनाया जो प्रयोग में लाई जाती है वो नापने वाली पट्टी। तो यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है जो शिक्षक है वो बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर रहा है और बच्चों को नापने के बारे में बता रहा है, यानी कि लंबाई को कैसे मापना है, कैसे उसकी इकाइयाँ होती हैं उसके बारे में समझा रहा है। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है फोर्थ क्वेश्चन। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक है। यानी कि आपके जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थ्योरी के टाइप में दिए हुए होते हैं और बच्चे को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तो उन क्वेश्चन का क्या करना है, विद्यार्थियों की में कितनी दक्षता है, वो कितनी आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है, टीचर को जानना है। तो उसके लिए जो आकलन का शीर्षक क्या होगा उसके बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है कि सवाल का बोधन और सही जवाब। इसके बाद में अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो आपका थर्ड ऑप्शन है कि सवाल की पहचान और सही संक्रिया निष्पादित करना। उसके बाद में डी ऑप्शन आपका है कि गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। ठीक है, गलत है आंशिक रूप से सही और पूर्णतः सही। तो आप इसमें देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका है कि सवाल का बोधन। ठीक है, चलें कि बच्चा जो है सवाल को पहले समझेगा, उसके पास में निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, उसको फिर कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में जानेगा। उसके बाद आपका थर्ड है कि समस्या का गणितीय रूप में निरूपण। उसके बाद में वो जाना कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिर उसने किया क्या कि जो समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, फिर उसने अब जो जैसे भी उसको सॉल्व करना था उस क्वेश्चन को, समस्या को, उसको गणित की लैंग्वेज में यानी कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको लिखा उसने। उसके बाद में सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण, फिर सवाल का समाधान कर दिया और जो प्रस्तुतिकरण है वो दिखाया। तो ए ऑप्शन में आपके जो सारे स्टेप्स हैं वो आपके क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। तो आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, आकलन का शीर्षक क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक टीचर है जो कि क्लास में क्या पढ़ाना चाहता है कि जो फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड कैसे करना है, उनका एडिशन कैसे होता है, और उससे पहले जो पाठ योजना बनाई जाती है, जो हम लोग माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान बोलते हैं, या फिर जो लेसन प्लान हम पहले से बनाते हैं कि हम इस तरीके से
जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाएंगे, तो वो पाठ योजना बनाते समय क्या कर रहा है शिक्षक, जो पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का यूज़ कर रहा है, यानी कि जो पट्टी ली है उसने और उनको मोड़ने वाली गतिविधि का यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ दिखाया गया है ना, जैसे कि 2 पार्ट में डिवाइड किया उस पट्टी को, तो उसने क्या किया कि ये 1/2 हो गया, उसके बाद में 4 पार्ट्स किए उसकी और उसमें 1 को शेडेड कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि 1/4 हो गया। यानी कि इस तरीके से वो पट्टी का यूज़ कर रहा है क्या पढ़ाने के लिए, कि भिन्नों का योग कैसे करना है, यानी कि फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करना है। तो उपरोक्त गतिविधि है, तो इस गतिविधि से हमें क्या पता चल रहा है, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि है ये। उसके बाद में बी ऑप्शन आपका है विषय वस्तु पश्चात गतिविधि है, मतलब कि विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद की गतिविधि है। उसके बाद में समय की बर्बादी है। उसके बाद में आपका लास्ट ऑप्शन दे रखा है कि विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी टीचर गतिविधि यानी कि एक्टिविटीज़ का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो समय की बर्बादी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आपको जो सी ऑप्शन है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद में अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि जो भिन्नों के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है, पहले से योजना बना रहा है। तो ये विषय वस्तु की पश्चात गतिविधि, तो ये विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद की गतिविधि तो नहीं हो सकती, यानी कि आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपको क्या करना है कि ऑप्शन ए और डी में से करेक्ट आंसर को छांटना है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बताइए आप कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करूँ मैं तो आपका विषय वस्तु संबंधी गतिविधि ये तो आपका है ही, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें जो विषय वस्तु है उससे पूर्व की गतिविधि है, यानी कि उससे पहले की गतिविधि है। तो आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 6। तो प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए डैश में से क्या काम करे। तो बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में आपको रखा है कि प्याजे का जो विश्वास था वो था कि वो जो बच्चा है वो सामाजिक अनुदेशन से सीखता है। तो इस जो प्याजे का सिद्धांत था उस पर विश्वास करके जो शिक्षक है वहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से किस चीज़ की ओर जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा। सेकंड ऑप्शन आपका है कि चाक और टाक पद्धति का प्रयोग करेगा। थर्ड ऑप्शन आपका है कि कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का प्रयोगशाला गतिविधि का प्रयोग करेगा। उसके बाद में आपका सबसे लास्ट ऑप्शन है कि सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। तो एक बार ध्यान रखिए कि जो प्याजे का सिद्धांत है उसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्याजे है वो किस पर विश्वास करता है, सामाजिक अनुदेशन में। तो आप इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन छाटिए जहाँ पर सामूहिक रूप से जो बच्चे हैं या बालक है वो काम कर रहे हों। तो आप देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें जो सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि सामूहिक रूप से सीखा जा रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गित कर सकता है। यानी कि लड़का है जिसका नाम है राशिद और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, आपकी 5th क्लास में पढ़ता है। और वो क्या कर रहा है कि वह विभिन्न प्रकार के जो त्रिभुज हैं उनको भिन्न श्रेणियों में वर्गित कर सकता है। भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने का मतलब है कि जो राशिद है वो कौन सा हमारा एक्यूट ट्रायंगल है, कौन सा हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और कौन सा स्केलेन ट्रायंगल है, यानी कि सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकता है। आगे पढ़ते हैं तो आगे क्या है कि लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश चरण पर है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो राशिद है वो त्रिभुज यानी कि जो ट्रायंगल है आपके उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर पा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि सारे जो त्रिभुज के जो यानी कि जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, उसको समझने में उसे थोड़ी कठिनाई हो रही है। तो उसे पूछा है कि वो प्याजे के किस संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण में है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शंस की। फर्स्ट ऑप्शन आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और सबसे लास्ट ऑप्शन आपका है संवेदी गतिक अवस्था। तो एक बार ध्यान रखिएगा कि आपके जो प्याजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी उनमें सबसे पहला है कि जो संवेदी गतिक अवस्था यानी कि जो बालक है वो अपने संवेगों के द्वारा सीखता है। तो इसमें संवेग की बात हो नहीं रही है, क्लास 5th का है, वो बच्चे अपनी संवेगों के द्वारा तो सीखेगा नहीं। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए इसमें अमूर्त प्रमाण की बात की जा रही है। तो आप देखिए कि जो अमूर्त प्रमाण है यानी कि जो बच्चे में अमूर्त चीज़ों को लेकर जो सोचना होता है वो किस अवस्था में आकर होता है, तो आप देखेंगे कि वो होता है औपचारिक संख्यात्मक अवस्था में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है वो औपचारिक संख्यात्मक अवस्था तक पहुंचा नहीं है, लेकिन जो मूर्त चीज़ों के बारे में जानता है, अगर वो त्रिभुजों के बारे में डिफरेंशिएट कर पा रहा है
यानी कि जो बच्चा है वो ट्रायंगल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहा है। इसका मतलब है कि बच्चे में जो मूर्त सोच है उसका विकास हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, क्योंकि जो प्याजे की 4th स्टेज है जिसका नाम है क्या, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर आप जिसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें वो बच्चा नहीं पहुंचा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि आपका है 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 6 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल डैश की ओर संकेत करता है। यानी कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1/3 के क्या समतुल्य भिन्न होंगे, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आपका है यहाँ पर उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। सेकेंड ऑप्शन आपका है कि निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। और आपका थर्ड ऑप्शन है निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। डी ऑप्शन आपका है उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह संयोजन के साथ संक्रिया पर आधारित होता है। तो सबसे पहले जहाँ पर रटने की बात आ जाए तो आपको समझ जाना है कि वो ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। और वैसे भी इस क्वेश्चन में अगर मैं बच्चे से कह रहा है कोई शिक्षक कि आप 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए, तो इसमें रटने वाली चीज़ तो कुछ है नहीं। उसको मतलब उसके बारे में अगर उसको समझ होगी तभी वो ऐसा कर पाएगा, ठीक है। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट, सेकंड और आपके फोर्थ ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो सकता है, तो उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। तो उच्च स्तरीय मांग कार्य इसमें कैसे हो सकता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है और क्लास 6 के बच्चे को हम ये करने के लिए कह रहे हैं, तो ये उच्च स्तरीय का तो है नहीं। तो यानी कि ये भी आपका एलिमिनेट होता है। अगर मैं बात करूँ डी ऑप्शन की, तो ये भी, क्योंकि इसमें भी उच्च स्तरीय मांग कार्य की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अब देखिए आपका फर्स्ट नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता और फोर्थ नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वेन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं, जैसे कि आपको बताया। सबसे पहला है आपका चाक्षुषीकरण, सेकंड विश्लेषण, थर्ड आपका अनौपचारिक निगमन, फोर्थ औपचारिक निगमन और सबसे लास्ट है आपका दृढ़ता यानी कि रिगर। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए। वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गित करता है। यह बच्चा वेन हिले के ज्यामितीय विचार के डैश स्तर पर है। यानी कि क्या किया गया, कक्षा 3 का एक बच्चा है जिसे कुछ बहुभुज दिए गए हैं और उनको क्या कहा है, वर्गीकृत करने के लिए कहा गया है। तो और वो जो बच्चा है वो संख्याओं के आधार पर इन बहुभुज जो हैं इनको वर्गीकृत कर देता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो वेन हिले का ज्यामितीय विचार है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा कि इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है आपकी सीटेट में, ठीक है। जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक निगमन, सेकंड है आपका चाक्षुषीकरण और थर्ड है आपका विश्लेषण और फोर्थ है आपका अनौपचारिक निगमन। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो पहली स्टेज में ही है। बच्चा सिर्फ चीज़ों को देखकर समझ पा रहा है उसकी साइड्स को लेकर, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नहीं समझ पा रहा है। तो इसका मतलब जो बच्चा है वो कौन सी स्टेज में है वेन हिले के द्वारा, वो वेन हिले की ज्यामितीय विचार के अनुसार आपकी फर्स्ट स्टेज में है, जो कि है आपकी चाक्षुषीकरण, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं। वे हैं, यानी कि इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक बच्चा है जो कि संख्याओं, संक्रियाओं यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब, उसके बाद में संकेतों आदि और जो घड़ी के 2 कांटे हैं यानी कौन सी छोटी सुई है कौन सी बड़ी सुई है, और विभिन्न प्रकार के जो सिक्के हैं यानी 1 का सिक्का, 2 के सिक्का, इन सब में क्या कर रहा है, वो कठिनाई प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं। वे हैं कमजोर, पहला है आपका कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। दूसरा आपका है कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। उसके बाद में तीसरा है आपका कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। उसके बाद में फोर्थ आपका ऑप्शन है कमजोर भाषा प्रकरण योग्यता, जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है भाषा, यानी कि अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा कि ऐसा कोई भाषा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो बच्चा नहीं समझ पा रहा हो। तो आपको जो डी ऑप्शन है इसे बोला है कमजोर भाषा प्रक्रमण। तो जहाँ पर भाषा की बात आ रही है तो वो आपका
खुद में खुद एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ शाब्दिक, क्योंकि शाब्दिक कोई भी उसे संक्रिया नहीं दी जा रही है करने के लिए, नॉर्मल जो संक्रिया हैं उनके बारे में बात की जा रही है। जो आपका बी ऑप्शन है यानी कि कमजोर शाब्दिक या चाक्षुष, श्रव्य और कर्मकारी स्मृति, ये भी आपका एलिमिनेट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑप्शन की, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कमजोर गतिक कौशल। गतिक कौशल जैसे लिखना पढ़ना, इनके बारे में बात की जा रही है। लेकिन अब बच्चे को लिखना पढ़ना तो आता है, लेकिन ये जो संक्रिया है, जैसे संख्याओं की जो संक्रिया है, ये घड़ी के जो तो कांटे हैं उनमें अंतर नहीं कर पा रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट होते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आ गया तो आप खुद में खुद आंसर निकालना सीख जाएंगे। तो जैसे इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, वो कि कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद में मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 है कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं को दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि, ठीक है, डैश यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि क्या क्या कि कक्षा सेकंड में जो एक शिक्षिका है वो क्या करा रही है, एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को सम संख्या और विषम संख्या की जो संकल्पना है उसका परिचय दे रही है, और जिसमें वो किसका यूज़ कर रही है, मूर्त या फिर प्रत्यक्ष वस्तुओं का यूज़ कर रही है। ठीक है, और उनके जो है युगलन बनाने के लिए कह रही है, यानी कि उनके ग्रुप्स बनाने के लिए कह रही है। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है। इसमें पहली है आपको रंगों के डिब्बों में क्रियोन की कुल संख्या सम है अथवा विषम, यानी कि रंगों के डिब्बों में कुछ क्रियोन रखे हुए हैं, उनकी संख्या क्या है, बच्चों को गिनने के लिए बोला है कि वो सम है या विषम है, वो भी बताओ। उसके बाद में सेकंड आपको स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पर कि उनकी गणित की कॉपी में कागजों यानी पेजों की संख्या सम है अथवा विषम। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि क्रियानों या पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या है, अधिगम के लिए मूल्यांकन या फिर अधिगम के रूप में मूल्यांकन, या बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन आपका है यहाँ पर अधिगम के अंत में मूल्यांकन या फिर अधिगम का मूल्यांकन। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब शिक्षिका या जो भी टीचर हैं वो हमें उसी के थ्रू यानी कि उस एक्टिविटी के थ्रू जब कुछ सिखा रही हो तो वो हमारे लिए होगा अधिगम के लिए मूल्यांकन, और जब वो उस टॉपिक को या फिर जो भी उन्होंने टॉपिक को चूज़ किया है उसे पढ़ा चुकी हूँ और उसके बाद में वो हमारा मूल्यांकन कर रही हो तो वो होगा आपका अधिगम के अंत में मूल्यांकन। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो शिक्षिका है वो एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चों को सम और विषम संख्याओं के बारे में बता रही हैं, तो इसीलिए जो आपका आंसर है वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है, यानी कि अधिगम के साथ साथ में बच्चे का क्या भी हो रहा है, मूल्यांकन भी हो रहा है। तो ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कक्षा सेकंड यानी द्वितीय में व्यवकलन घटाने के परिचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों में रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। यानी कि बच्चों से क्या कहा कि ये जो रिक्त वृत्त है इन्हें हमें क्या करना है, भरना है करेक्ट आंसर से। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि इस अभ्यास का उद्देश्य है, और जो शिक्षक ने ऐसा करने के लिए कहा है तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, हमें ये बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, सेकंड आपका ऑप्शन है संकलित मूल्यांकन, थर्ड आपका ऑप्शन है छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, फोर्थ आपका ऑप्शन है कि मस्तिष्क का गणितीकरण करना। बताइए आप क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका इन चारों ऑप्शन में से। अगर मैं बात करूँ करेक्ट ऑप्शन की, तो एक बार ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या सीख रहा है कि कैसे चीज़ों को हमें घटाना है या जोड़ना है, यानी कि संकलन और व्यवकलन की जो कुशलता है उसको प्रबल करना ही एक टीचर का क्या है यहाँ पर उद्देश्य है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि संकलित मूल्यांकन नहीं हो सकता, और दूसरी बात करूँ कि मस्तिष्क का गणितीकरण, मस्तिष्क का गणितीकरण थोड़ा ना करेंगे, हाँ बच्चे का गणितीकरण जरूर कर सकते हैं। उसके अंदर बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन में बोला हुआ है कि एक मज़ेदार क्रियाकलाप का व्यवस्था करना। तो ध्यान रखिए, हाँ हम लोग बच्चे को क्रियाकलाप के थ्रू यानी कि एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मज़े दिलाने के लिए। बच्चे को कुछ सिखाने के लिए हम जो एक्टिविटीज़ का जो टीचर्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर ये मज़ेदार या आनंददायक वैसी वाली बातें आती हैं तो आपको उस ऑप्शन को तो वैसे ही एलिमिनेट कर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 13। तो आपका 13 क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत है, यानी कि आपको बताना है कि जो ये नीचे चित्र दिए गए हैं इनमें कितने रेक्टेंगल है। ठीक है, मूव करते हैं आगे। इसमें क्या ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे, तो अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की तो आपको ऑप्शन रखे हैं उपरोक्त प्रश्न
जांच कर रहा है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इससे हमें क्या पता चलेगा, शिक्षार्थियों के ज्ञान की। सेकेंड आपका ऑप्शन रखा है शिक्षार्थी की समझ यानी बोधगम्यता की। थर्ड आपका ऑप्शन है कि शिक्षार्थी की सृजनता की। उसके बाद फोर्थ आपका ऑप्शन है कि शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है अगर बच्चे ने याद भी किया हुआ तो इस क्वेश्चन को याद करने के थ्रू तो इसका आंसर नहीं निकाल सकता, तो आपको जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर याद करने की जो शक्ति है उसका कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूँ सृजनता की, कहते हैं कि जो सृजनात्मकता होती है उसमें जो बच्चा है एक नई वस्तु का सृजन करता है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है यानी कि शिक्षार्थी की सृजनता की, वो भी एलिमिनेट होता है। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, पहला है आपके पास में शिक्षार्थी के ज्ञान की और सेकेंड ऑप्शन है आपका शिक्षार्थी की समझ या बोधगम्यता को। ठीक है, तो आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर होगा इन दोनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा शिक्षार्थी के समझ या बोधगम्यता की। ठीक है, क्योंकि शिक्षार्थी को ज्ञान तो है कि हाँ मतलब ये आयत कैसा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या समझ पा रहे हैं, हमें क्या करना है कि जो बच्चा है उसकी समझ की या बोधगम्यता की जांच कर रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। अगर बच्चे ने इसका करेक्ट आंसर बता दे तो इसका मतलब है कि बच्चे ने अच्छे से समझ लिया उन चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 14। तो 14 क्वेश्चन नंबर है कक्षा थर्ड में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। ठीक है, कक्षा तीसरी में गुणन की जो इकाई है उसमें अनुमोदित जो मूल संकल्पना है वो क्या है। पहला आपका ऑप्शन रखा है 2 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से गुणा करना। सेकेंड आपका दे रखा है कि गुणन के गुणधर्म या क्रय गुण या समूह गुण। उसके बाद में थर्ड आपका ऑप्शन है कि गुणन पर आधारित शब्द समस्या। लास्ट ऑप्शन आपका है कि 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो संख्या है उनकी बता दिए कि वो 2 अंकों वाली है या 3 अंकों वाली है, तो वो अपने आप में एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हमें ये थोड़ा ना होता है कि हमारा जो भी मूल संकल्पना होती है ये थोड़ी ना होगी कि हाँ अगर बच्चा जो है वो 2 अंकों की संख्या के साथ में 2 अंकों की संख्या को गुणा कर पाए, या फिर 3 अंकों की संख्या में वो 10 का गुणा कर पाए, या फिर जो गुणन पर आधारित जो शब्द समस्या है उनको हल कर पाए। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है वो वाली बातें कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि मूल संकल्पना के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको पता चल चुका होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुणन के गुणधर्म क्रय गुण और समूह गुण की, ये इसमें क्या है कक्षा थर्ड में मूल संकल्पना है गुणन की इकाई में, है ना। उसके बाद में मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 15। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, भिन्न मीन्स होता है आपका फ्रैक्शन। टीचर ने छात्रों से कहा कि आपको भिन्न की इकाई से क्या करना है, 5 भिन्नों की सूची बनानी है, यानी कि देखकर आपको भिन्नों की जो इकाई है यानी कि जो भी चैप्टर है भिन्न का यानी फ्रैक्शन का, उस चैप्टर में से आपको 5 भिन्नों की सूची बनानी है। अब हमें बताना है कि इससे क्या पता चल रहा है। ऑप्शन आपका दे रखा है कि सोचने के उच्च स्तर को। सेकेंड आपका ऑप्शन दे रखा है कि विश्लेषणात्मक सोच को। थर्ड आपका ऑप्शन दे रखा है त्रिविमीय या आकाशीय सोच को। लास्ट ऑप्शन आपको रखा है कि सोचने के निम्न स्तर को। तो एक बात ध्यान रखना कि जब बच्चे की समझ का इसमें यूज़ हो ही नहीं रहा है, बच्चा जो है वो बुक में से छांट कर अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल रहा है, तो ठीक है, तो इसका जो उच्च स्तर है उसके बारे में तो बात हो ही नहीं रही है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, जो कि आपका है त्रिविमीय, तो त्रिविमीय यहाँ पर कौन सी 3D आ गई आपकी, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट होता है। अब आपके पास में बचे हैं 2 ऑप्शन, जिसमें आपका एक है विश्लेषणात्मक सोच और दूसरा है आपका सोचने के निम्न स्तर को। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना कि विश्लेषणात्मक सोच का मतलब है जो भी क्वेश्चन है उसको तोड़ तोड़ कर समझना। तो यहाँ पर विश्लेषणात्मक सोच को तो कोई वो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें तो क्या है, आपको जो यूनिट है भिन्न की या फ्रैक्शन की उसमें आपको जाना है और वहाँ से 5 ऐसे भिन्न को निकाल कर टीचर को दिखा देना है कि हाँ ये रहे भिन्न। इससे क्या पता चल रहा है, बच्चे के निम्न स्तर का पता चल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि सोचने के निम्न स्तर को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने किए हैं 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो क्वेश्चंस आपके किसी भी जो भी आप टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।